हेलो स्टूडेंट्स, सोचिए एक ऐसी फैक्ट्री है जहाँ पर सब कुछ डिसिप्लिन के साथ चल रहा है। हर वर्कर को अपनी ड्यूटी पता है एंड हर एम्प्लॉयर को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन पर कोई भी सुपरविज़न नहीं होती, मतलब एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज़ पर कोई भी नज़रबंदी नहीं रखता, बात बात पर उनको गाइडेंस नहीं देता, जहाँ कोई भी उनके बीच में डिस्प्यूट नहीं होता। ये सब कुछ बट अपने आप नहीं होता, बल्कि एक सिस्टम के थ्रू होता है, जिसे हम कहते हैं स्टैंडिंग ऑर्डर्स, मतलब रिटन रूल्स जो वर्क प्लेस में बिहेवियर, राइट्स एंड ड्यूटीज़ को अच्छे से डिफाइन करते हैं कि एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज़ की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ड्यूटीज़ हैं, उनको कैसे एक दूसरे के साथ बिहेवियर करना है। मीन्स these standing orders regulate the relationship between employers and employees. स्टूडेंट्स, ये स्टैंडिंग ऑर्डर्स इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 के सेक्शन 28 से लेकर 39 में कवर होते हैं। आज के लेक्चर में हम इन्हीं सेक्शन को अच्छे से डिटेल में समझेंगे। First is concept and introduction of the standing orders. Student standing order इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो कि एम्प्लॉयर एंड वर्कर के बीच में डिसिप्लिन, क्लैरिटी एंड ट्रांसपेरेंसी बनाए रखते हैं। स्टैंडिंग ऑर्डर का कंसेप्ट इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1946 के अंदर कवर था, लेकिन अब इसको इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 में मर्ज किया गया है। ये इंश्योर करते हैं कि हर इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट के पास क्लियर रिटन रूल्स हो, जिससे कि अननेसेसरी जो डिस्प्यूट्स होते हैं वर्कर्स एंड एम्प्लॉयर्स के बीच में जो भी कन्फ्यूजन्स होती हैं वो ना हो। मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ द स्टैंडिंग ऑर्डर्स। स्टैंडिंग ऑर्डर्स का मतलब है रिटन रूल्स एंड रेगुलेशंस जो एक एस्टेब्लिशमेंट में वर्कर्स के एम्प्लॉयमेंट, वर्किंग कंडीशंस एंड कंडक्ट को गवर्न करती हैं। स्टूडेंट्स, ये जो स्टैंडिंग ऑर्डर्स है ना, रूल्स है, रिटन रूल्स, ये एम्प्लॉयर एंड वर्कर दोनों पर ही एप्लीकेबल होते हैं। मीन्स एम्प्लॉयर एंड वर्कर दोनों बाइंडिंग होती हैं स्टैंडिंग ऑर्डर्स के लिए। थिंक स्टैंडिंग ऑर्डर में कौन कौन से मैटर कवर होते हैं। फर्स्ट इज वर्कर की क्लासिफिकेशन, मीन्स वर्कर परमानेंट, प्रोहिबिशनर या फिर टेम्पररी बेसिस पर एम्प्लॉयड है एस्टेब्लिशमेंट में। सेकंड इज अटेंडेंस और लीव रूल्स। थर्ड इज वर्किंग आवर एंड हॉलीडेज। फोर्थ is termination and disciplinary procedure. Last is misconduct and punishment. Now student, we will see the applicability of the standing orders. Means standing order कौन कौन सी establishment पर applicable होंगे, ये बताया गया है अंडर सेक्शन 28। स्टूडेंट्स, स्टैंडिंग ऑर्डर ऐसी एस्टेब्लिशमेंट पर एप्लीकेबल होते हैं अब न्यू कोड के अंडर जिस एस्टेब्लिशमेंट में 300 या फिर 300 से ज़्यादा वर्कर्स काम करते हैं। पहले जो 2020 का कोड था उसके आने से पहले की कंडीशन थी कि जो स्टैंडिंग ऑर्डर उन एस्टेब्लिशमेंट पर एप्लीकेबल होंगे जहां 100 से ज़्यादा वर्कर्स काम करते हैं। इन नंबर्स को इंक्रीज करने का रीज़न यह था सो दैट कि जो छोटी मोटी एस्टेब्लिशमेंट है उन पर रूल्स एंड रेगुलेशन का बोझ ना पड़े। के रिगार्डिंग हम एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि एक फैक्ट्री जिसमें 500 वर्कर्स काम करते हैं, वहाँ एम्प्लॉयर को स्टैंडिंग ऑर्डर प्रिपेयर करना जरूरी है जिसमें कंडक्ट, शिफ्ट, लीव्स एंड डिसिप्लिनरी एक्शन डिफाइन होंगे सो दैट वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज़ के बीच का जो रिलेशन है वो अच्छे से स्मूथली फंक्शन करें एंड वर्कर्स एंड एम्प्लॉयर्स दोनों को अपने अपने काम की समझ हो। जैसे कि स्टूडेंट हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस करा कि छोटी मोटी जो एस्टेब्लिशमेंट है उन पर बर्डन ना हो रूल्स एंड रेगुलेशन कंप्लायंस का, इसलिए ये थ्रेशोल्ड का नंबर इंक्रीज कर दिया गया है, क्योंकि सो दैट कि वर्क प्लेस में इंडस्ट्रियल डिसिप्लिन एंड हार्मनी मेंटेन रहें, सो दैट कि लार्ज वर्कफोर्स के लिए राइट्स एंड ड्यूटीज क्लियरली डिफाइन हो। इसके रिलेटेड एक केस लॉज हम देखते हैं, दैट इज वर्कमैन ऑफ MS फायरस्टोन टायर एंड रबर इंडिया लिमिटेड वर्सेस मैनेजमेंट। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर एम्प्लॉयर ने अपने खुद के स्टैंडिंग ऑर्डर्स बनाए हैं तो उन्हें सर्टिफाइंग ऑफिसर से अप्रूव कराना भी जरूरी है। सर्टिफाइंग ऑफिसर से अप्रूव कराने के बाद ही वो किसी एस्टेब्लिशमेंट पर एप्लीकेबल हो सकते हैं। आई थिंक आपको ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स एंड पर्पस तो स्टैंडिंग ऑर्डर का समझ में आ गया होगा, बट थोड़ा सा हम इसको और डिटेल में देख लेते हैं।
फर्स्ट इज यूनिफॉर्मिटी एंड स्टैंडर्डाइजेशंस, मतलब है कि हर एक इंडस्ट्री या हर एक एस्टेब्लिशमेंट में जो एम्प्लॉयमेंट के रूल्स हैं उनको एक जैसा ही बनाना, उनमें यूनिफॉर्मिटी लेकर आना। सेकंड इज क्लैरिटी एम्प्लॉयमेंट टर्म्स, इसका मतलब है कि वर्कर्स को जो उनकी राइट्स एंड ड्यूटीज हैं वो अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाए। थर्ड इज डिसिप्लिन मेंटेन करना, सो दैट कि कोई भी पर्सन मिसकंडक्ट या मिसबिहेवियर, कोई ऐसा रूड बिहेवियर ना करे जो कि एक्सेप्टेबल नहीं होता। कोई पर्सन मिसकंडक्ट या फिर मिसबिहेव करता है तो उसके लिए पनिशमेंट के जो रूल्स हैं वो स्टैंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी लिखे गए होते हैं, सो दैट किसी को भी गलती करने से पहले थोड़ा डर हो। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल पीस एंड हार्मनी, इसका मतलब है कि अगर क्लियर रूल्स हों, पता हों वर्कर्स एंड एम्प्लॉयर्स को, तो उनके बीच में जो अननेसेसरी डिस्प्यूट है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज फेयरनेस एंड जस्टिस, ऑर्डर का मेन पर्पस है कि दोनों पार्टीज मीन्स एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के बीच में जस्ट एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाया जाए। नेक्स्ट इज लीगल प्रोटेक्शन, मीन्स अगर कोई डिस्प्यूट या फिर डिसिप्लिनरी एक्शन होता है तो दोनों पार्टीज को लीगल प्रोटेक्शन मिलती है। लास्ट इज अकाउंटेबिलिटी, मीन्स एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज दोनों अपने कंडक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। स्टूडेंट्स, अल्टीमेटली स्टैंडिंग ऑर्डर्स ना एक तरह के रूल्स या फिर गाइडलाइंस हैं जो एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज़ के बीच सर्विस कंडीशन को क्लियरली डिफाइन करती हैं। ये सिर्फ एक फॉर्मल रिक्वायरमेंट नहीं है, बल्कि इसका पर्पस है कि इंडस्ट्रियल हार्मनी एंड वर्कप्लेस में डिसिप्लिन बना रहे एंड दोनों पार्टीज एम्प्लॉयर एंड वर्कर्स के राइट्स एंड ड्यूटीज क्लियरली डिफाइन हों। स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छे से स्टैंडिंग ऑर्डर का क्या कंसेप्ट है क्लियर हो गया होगा। अब हम इसको सेक्शन वाइज देखते हैं कि स्टैंडिंग ऑर्डर कैसे बनते हैं, कब इसका सर्टिफिकेशन होना जरूरी है एंड प्रोसीजर ऑल दैट। सेक्शन 28 से 39 तक के प्रोविजन इन स्टैंडिंग ऑर्डर की एप्लीकेबिलिटी, सर्टिफिकेशन, पोस्टिंग, मॉडिफिकेशंस के प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं। हम इन सेक्शन को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे विद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स एंड कुछ जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट भी देखेंगे जो इसको समझने में हेल्प करेंगे। इसको जिससे आपको सिर्फ लीगल कंप्लायंस नहीं समझ आएगा, बल्कि ये भी समझ में आएगा कि वर्कप्लेस डिस्प्यूट को कैसे रोका जा सकता है एंड इंडस्ट्रियल पीस कैसे बनाया जा सकता है। सेक्शन 28 को हमने डिस्कस कर लिया कि स्टैंडिंग ऑर्डर कौन सी एस्टेब्लिशमेंट पर एप्लीकेबल होते हैं। नाउ स्टार्ट विद द सेक्शन 29 दैट इज डील्स विद द मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 के सेक्शन 29 के अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट हर इंडस्ट्री के लिए मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स बनाती हैं जो मिनिमम स्टैंडर्ड्स डिफाइन करते हैं। इन मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स में वर्किंग आवर, लीव, मिसकंडक्ट, टर्मिनेशन, वेजेस एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड जैसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स कवर होते हैं। स्टूडेंट्स, एम्प्लॉयर के लिए ये फ़ायदेमंद है क्योंकि वो मॉडल ऑर्डर्स को होली या फिर पार्शली अडॉप्ट करके रेडीमेड कंप्लायंस अचीव कर सकते हैं, जिससे लीगल क्लैरिटी और यूनिफॉर्मिटी बनी रहती है। वर्कर्स के लिए ये गारंटी देते हैं कि उनके मिनिमम राइट्स एंड ड्यूटीज क्लियरली डिफाइन हो, जिससे डिस्प्यूट एंड कंफ्यूजन्स कम होते हैं। सो स्टूडेंट, इस कंटेक्स्ट में मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर के कंटेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट ने भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड वर्सेस यूपी के केस में कहा कि अगर कोई भी एस्टेब्लिशमेंट मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स को अडॉप्ट करती है तो वो सर्टिफाइड माने जाते हैं, जो एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज़ दोनों के लिए प्रोसीजरल सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। Next, we will see the draft standing orders. Students, Industrial Relation Code 2020 के सेक्शन 30 के अंदर यह कवर्ड है। मीन्स अगर एम्प्लॉयर अपने खुद के रूल्स बनाना चाहते हैं तो उसके लिए ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर प्रिपेयर करके सर्टिफाइंग ऑफिसर को भेजना जरूरी है। ये ड्राफ्ट में फर्स्ट शेड्यूल के सब मैटर्स इंक्लूड होने चाहिए, जैसे कि वर्किंग आवर्स, लीव, मिसकंडक्ट, टर्मिनेशन, वेजेस, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। एम्प्लॉयर को वर्कर्स के रिप्रेजेंटेटिव के साथ कंसल्टेशन करनी होती है सो दैट रूल्स प्रैक्टिकल, फेयर और वर्कर्स के राइट प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड हो। इसका एक ऑब्जेक्टिव है कि रूल्स स्पेसिफिक और इम्प्लीमेंटेबल हो सो दैट कि वर्कर्स के राइट प्रोटेक्ट रहें। ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर वो एस्टेब्लिशमेंट प्रिपेयर करती हैं जो खुद के रूल्स बनाना चाहती हैं। आफ्टर दैट उनको सर्टिफाइंग ऑफिसर के पास भेजना होता है सर्टिफिकेशन के लिए। ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर में जो फर्स्ट शेड्यूल के सभी मैटर्स मैंने बताए हैं वो इंक्लूडेड होने जरूरी हैं। नाउ नेक्स्ट वी विल सी दी केस लॉज।
द केस लॉ इज टायर एंड रबर कॉर्पोरेशन वर्सेस मैनेजमेंट। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्लेरिफाई किया कि कंसल्टेशन विद द वर्कर्स मैंडेटरी है और बिना उनके इनपुट के ड्राफ्ट सर्टिफाई नहीं किया जा सकता। कोई एम्प्लॉयर कोई अपने खुद के स्टैंडिंग ऑर्डर्स बनाते हैं, मीन्स ड्राफ्ट बनाते हैं स्टैंडिंग ऑर्डर्स के लिए, तब वर्कर्स के साथ कंसल्टेशन कर कर ही उनको ड्राफ्ट बनाने चाहिए। अगर वर्कर के साथ कंसल्टेशन नहीं होती वो स्टैंडिंग ऑर्डर सर्टिफिकेशन के लिए एलिजिबल भी नहीं माने जाते। स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि स्टैंडर्ड ऑर्डर की सर्टिफिकेशन कैसे होती है। दैट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 31 एंड 32। फर्स्ट इज सेक्शन 31, सर्टिफिकेशन ऑफ ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर्स। मीन्स एम्प्लॉयर अगर अपने ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर सर्टिफाइंग ऑफिसर्स को भेजता है तो ऑफिसर उन्हें एग्जामिन करता है एंड चेक करता है कि ये फर्स्ट शेड्यूल के रूल्स के अकॉर्डिंग है या फिर नहीं। अगर ड्राफ्ट प्रॉपर हो तो ऑफिसर उन्हें सर्टिफाई कर देता है। स्टूडेंट्स, सर्टिफिकेशन का प्रोसेस को ना फेयर एंड ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए सर्टिफाइंग ऑफिसर के पास सिविल कोड जैसी पावर होती है, लाइक दैट कि एविडेंस लेना, अब ड्राफ्ट या उसके रूल से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स या फिर स्टेटमेंट एग्जामिन मीन्स वेरीफाई करना। सेकंड इज ओथ लेना, मीन्स अगर जब जरूरत पड़े तो पार्टीज या फिर विटनेस से ओथ भी ली जा सकती है। थर्ड इज विटनेस को अटेंड करना इन्फोर्स करने के लिए, तो दोनों पार्टी से एम्प्लॉयर एंड वर्कर्स उन दोनों के रिप्रेजेंटेटिव को हियरिंग में प्रेजेंट करना कंपलसरी है। नेक्स्ट इज डॉक्यूमेंट मांगना, ड्राफ्ट को सपोर्ट करने के लिए या फिर उसकी क्लैरिटी के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स भी मांग सकता है सर्टिफाइंग ऑफिसर। तो स्टूडेंट, ये सारी पावर जैसे कि एक सिविल कोर्ट के पास होती है वैसे ही सर्टिफाइंग ऑफिसर के पास भी होती है। जब एक सर्टिफाइंग ऑफिसर स्टैंडिंग ऑर्डर को सर्टिफिकेट देता है, उसकी सर्टिफिकेशन करता है। नेक्स्ट इज सेक्शन 32। सेक्शन 32 के अंदर अगर एम्प्लॉयर मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स को विदाउट मॉडिफिकेशन अडॉप्ट करता है तो ये ऑटोमेटिकली डीम्ड सर्टिफाइड माने जाते हैं। मतलब एम्प्लॉयर को अलग से सर्टिफिकेशन के लिए वेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मॉडल ऑर्डर्स ऑलरेडी लीगल स्टैंडर्ड्स और अप्रूव्ड टेम्पलेट हैं। इससे टाइम सेविंग और सिंप्लिसिटी आती है, सो दैट कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कम हो जाए। इसके रिलेटेड केस लो है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड वर्सेस यूपी और फायरस्टोन टायर्स एंड रबर कॉर्पोरेशन, जैसे कि हमने ऑलरेडी केस को डिस्कस किया है। दोनों सॉरी अलग अलग केस हैं। दोनों केसेस में एम्फेसाइज किया गया है कि सर्टिफिकेशन और वर्कर्स के कंसल्टेशन का प्रोसेस मैंडेटरी है। एंड इस केस में दोनों केसेस में कहा गया है कि मॉडल ऑर्डर्स अडॉप्ट करने पर सर्टिफाइड भी माने जाते हैं। नाउ नेक्स्ट वी विल सी द डेट ऑफ ऑपरेशन। मीन्स जब एक मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स एंड ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर सर्टिफिकेशन हो जाती है तो वो कौन सी डेट से ऑपरेट होना शुरू होती है। दैट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 33। अब हम देखते हैं कि स्टैंडिंग ऑर्डर्स रेडी होने के बाद कब लागू होंगे, मीन्स व्हेन इट बिकम इफेक्टिव। देखिए स्टूडेंट्स, एम्प्लॉयर जब अपने एम्प्लॉयज़ के लिए स्टैंडिंग ऑर्डर्स बनाते हैं तो दो सिचुएशंस अराइजेस होती हैं उस टाइम पर। फर्स्ट सिचुएशन इज रिगार्डिंग सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर्स, मीन्स जब कोई एम्प्लॉयर अपनी स्टैंडिंग ऑर्डर्स मतलब वर्किंग रूल्स तैयार करके सर्टिफिकेशन के लिए सबमिट करता है तो ये इमीडिएटली लागू नहीं होती। नेक्स्ट के लागू होने के लिए सर्टिफिकेशन के 30 दिन के बाद ये ऑफिशियली इफेक्टिव हो जाते हैं। ये 30 दिन का पीरियड इसलिए होता है सो दैट कि अथॉरिटीज़ को ऑर्डर को प्रॉपर्ली रिव्यू करने का टाइम मिले एंड एम्प्लॉयर एंड वर्कर्स को रूल्स के लिए प्रिपेयर करने का टाइम मिले। थर्ड इज कि 30 दिन के बाद स्टैंडिंग ऑर्डर्स लीगल बेसिस पर लागू हो जाते हैं और सबको फॉलो करना पड़ता है, मीन्स एम्प्लॉयर एंड वर्कर सबको रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। अब हम देखते हैं कि सेकंड सिचुएशंस कौन सी आती हैं। सेकंड सिचुएशन इज रिगार्डिंग मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स, मीन्स गवर्नमेंट ने कुछ मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स प्रोवाइड किए हैं जो कि रेडीमेड टेम्पलेट होते हैं। अगर एम्प्लॉयर इन मॉडल ऑर्डर्स को अडॉप्ट करते हैं तो ये इमीडिएटली उसी टाइम इफेक्टिव हो जाती हैं। मीन्स 30 जहाँ पर 30 दिन का वेट नहीं होता। मीन्स अगर कोई ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर प्रिपेयर करते हैं तो उसका प्रॉपर प्रोसीजर चलता है। अगर कोई स्टैंडिंग ऑर्डर्स करते हैं तो वो ऑलरेडी गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई एक रेडीमेड टेम्पलेट होते हैं जो कि इमीडिएटली इफेक्टिव हो जाती हैं। सेक्शन 33 का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि एम्प्लॉयर एंड वर्कर्स दोनों के लिए क्लैरिटी और प्रडिक्टेबिलिटी प्रोवाइड की जा सके। ये इंश्योर करते हैं कि सबको क्लियरली पता हो कि स्टैंडिंग ऑर्डर कब से लागू हो रही हैं, चाहे वो सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर्स हो या फिर अडॉप्टेड मॉडल ऑर्डर्स। इससे एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर दोनों अपने काम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझकर उसके अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं। एंड साथ ही में अगर रूल्स
एंड उनकी इफेक्टिव डेट्स क्लियरली डिफाइन हो तो कन्फ्यूजन एंड डिस्प्यूट के चांसेस भी कम हो जाते हैं। सो स्टूडेंट्स लाइक दिस वे सेक्शन 33 का ऑब्जेक्टिव यही है अल्टीमेटली कि एक ट्रांसपेरेंट एंड डिसिप्लिन वर्क इन्वायरमेंट मेंटेन करना जहां दोनों पार्टीज को रूल्स के रिगार्डिंग कॉन्फिडेंस होता है। नाउ नेक्स्ट वी विल सी द अमेंडमेंट एंड द रजिस्टर ऑफ द स्टैंडिंग ऑर्डर्स। मीन्स स्टैंडिंग ऑर्डर्स की रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है एंड कब स्टैंडिंग ऑर्डर्स में अमेंडमेंट्स मीन्स चेंजेस करे जा सकते हैं, दैट इज कवर अंडर सेक्शन 34 to 36। अब हम स्टैंडिंग ऑर्डर्स के अमेंडमेंट एंड उनके रिकॉर्ड के रूल्स के बारे में समझेंगे जो कि सेक्शन 34 से 36 में कवर किए गए हैं। ये सेक्शंस बताते हैं कि सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर कब तक वैलिड रहते हैं, मीन्स कैसे मॉडिफाई किए जा सकते हैं और कैसे डिस्प्ले और रिकॉर्ड किए जाते हैं। साथ ही में ये इंश्योर करते हैं कि रूल्स डायनामिक, रेलिवेंट और फेयर रहें सो दैट कि एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स दोनों का बैलेंस बना रहे अच्छे से। फर्स्ट विल सी दी सेक्शन 34। सेक्शन 34 के अंदर जब स्टैंडिंग ऑर्डर सर्टिफाइड हो जाते हैं तो ये तब तक वैलिड रहते हैं जब तक ऑफिशियली मॉडिफाई ना किए जाएं और मॉडिफिकेशन की रिक्वेस्ट एम्प्लॉयर, वर्कर्स एंड ट्रेड यूनियन कर सकते हैं जो इंश्योर करते हैं कि रूल्स स्टैटिक ना रहें बल्कि काम मीन्स वर्क के प्रैक्टिकल नीड के अकॉर्डिंग से अपडेट किए जा सकें। स्टूडेंट साथ ही में ना जो सेक्शन 34 है उसमें सर्टिफाइड ऑफिसर्स एक रजिस्टर मेंटेन करता है जिसमें सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर्स का रिकॉर्ड होता है जिससे ट्रांसपेरेंसी एंड फ्यूचर रेफरेंस मेंटेन होती है कि अगर फ्यूचर में कोई नीड पड़े उस स्टैंडिंग ऑर्डर्स के रिगार्डिंग तो उसकी रेफरेंस मिल जाती है। जो सर्टिफाइड ऑफिसर एक रजिस्टर मेंटेन करता है उसमें मीन्स रिकॉर्ड मेंटेन हो जाता है कि कब स्टैंडिंग ऑर्डर्स बनाए गए हैं, कैसे और प्रोसीजर उनका। अब हम देखते हैं सेक्शन 35। सेक्शन 35 कहता है कि सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर्स को प्रोमिनेंटली डिस्प्ले करना मैंडेटरी है एंड मतलब कि पर एम्प्लॉयर एंड वर्कर्स उन स्टैंडिंग ऑर्डर को अच्छे से रीड कर सकें, समझ सकें एंड ये डिस्प्ले इंग्लिश और लोकल लैंग्वेज दोनों में होना चाहिए सो दैट कि वर्कर्स इजीली समझ सके कि रूल्स क्या है और वर्क प्लेस में अवेयरनेस एंड डिसिप्लिन बना रहे। अब हम देखते हैं कि सेक्शन 36 में ये क्लियर किया गया है कि स्टैंडिंग ऑर्डर्स तब तक वैलिड रहते हैं जब तक ऑफिशियली मॉडिफाई ना किए जाएं एंड मॉडिफिकेशन मिनिमम 6 मंथ के बाद एंड सर्टिफाइड ऑफिसर के अप्रूवल के बाद ही इम्प्लीमेंट होती हैं। जो ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर्स है वो हमने देखे कि 30 दिन का प्रोसेस है एंड जो अमेंडमेंट का प्रोसेस है वो है 6 मंथ का ऑब्जेक्टिव ये है कि रूल्स डायनेमिक, रेलिवेंट और फेयर हैं, एम्प्लॉयर को फ्लेक्सिबिलिटी और वर्कर्स को प्रोटेक्शन मिले एंड दोनों को क्लियरिटी और वर्कप्लेस डिसिप्लिन प्रोवाइड किया जाता है। इसके रिलेटेड केस लो है भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिकल्स लिमिटेड वर्सेस यूपी एंड सेकंड केस इज फायरस्टोन टायर्स एंड रबर कॉर्पोरेशन। दोनों केसेस में कहा गया है कि स्टैंडिंग ऑर्डर की मॉडिफिकेशन एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पोस्टिंग एंड ट्रांसपेरेंसी के प्रिंसिपल्स को हाईलाइट करते हैं। प्रिंसिपल्स बताए गए एंड कहा गया है कि स्टैंडिंग ऑर्डर इन प्रिंसिपल्स को हाईलाइट करते हैं। नाउ नेक्स्ट विल सी द टेम्पररी एप्लीकेशंस ऑफ द स्टैंडिंग ऑर्डर्स दैट इज कवर अंडर सेक्शन 37। मींस जब कोई एम्प्लॉयर अपने कस्टम स्टैंडिंग ऑर्डर्स प्रिपेयर करता है और सर्टिफिकेशन के लिए सबमिट करता है तो सर्टिफिकेशन प्रोसेस में जो टाइम पीरियड लग सकता है पीरियड के बीच में जब तक सर्टिफिकेशन होती है स्टैंडिंग ऑर्डर्स की उस सर्टिफिकेशन के कंप्लीट होने तक जो एम्प्लॉयज़ जो रूल्स फॉलो करेंगे उनके बीच में जो गैप आ जाता है वो गैप ना आए इसलिए मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स टेम्परली अप्लाई किए जाते हैं मीन्स टेम्पररी बेसिस पर। मतलब मॉडल ऑर्डर्स का टेम्पररी एप्लीकेशन एक इंटरिम अरेंजमेंट है जो कि सर्टिफाइड रूल्स के आने तक लागू रहता है। इसका ऑब्जेक्टिव है कि ये टेम्पररी स्टैंडिंग ऑर्डर्स ये इंश्योर करते हैं कि एम्प्लॉयज़ को मिनिमम प्रोटेक्शन मिले। सेकंड, वर्कर्स को पता हो कि कौन से बेसिक रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करने हैं। थर्ड इज क्लैरिटी प्रोवाइड करना सो दैट कि कन्फ्यूजन्स ना हो एंड वर्क प्लेस में डिसिप्लिन मेंटेन रहें। स्टूडेंट्स इसका मतलब ये है कि जिस टाइम एम्प्लॉयर अपने रूल्स फाइनलाइज कर रहे हों उसी टाइम एम्प्लॉयज़ को बेसिक राइट्स एंड ड्यूटीज़ के बारे में इमीडिएटली अवेयर करना जरूरी है। टेम्पररी मॉडल्स ऑर्डर से ये गारंटी मिलती है कि रूल्स के बिना काम नहीं चल रहा। जैसे ही मतलब जिस टाइम एम्प्लॉयर का ड्राफ्ट सर्टिफाई हो जाता है उसी टाइम टेम्पररी मॉडल ऑर्डर्स का एप्लीकेशन खत्म हो जाता है एंड सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर्स लागू हो जाते हैं।
तब मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स का जो ड्राफ्ट है उसको सर्टिफिकेशन मिल जाती है, तब जो टेम्पररी स्टैंडिंग ऑर्डर्स बनाए जाते हैं, लागू होते हैं, वो उनका टाइम पीरियड खत्म हो जाता है। जो सर्टिफिकेशन स्टैंडिंग ऑर्डर्स होते हैं उनका टाइम पीरियड शुरू हो जाता है। अब हम देखते हैं कि एम्प्लॉयर के पास कौन कौन सी रेमेडीज अवेलेबल हैं अगर उन्हें सर्टिफाइंग ऑफिसर के डिसीजन या स्टैंडिंग ऑर्डर के किसी रूल से डिसएग्रीमेंट हो, मीन्स उनको सही ना लगे। ये सेक्शन 31 से 34 हमें बताते हैं कि एम्प्लॉयर अपनी बात को कैसे अपील, मॉडिफिकेशन या म्यूचुअल एग्रीमेंट के थ्रू रख सकता है और किस तरह से अपीलेट अथॉरिटी का डिसीजन फाइनल और बाइंडिंग होता है। अपील: अगर सर्टिफाइंग ऑफिसर का कोई डिसीजन एम्प्लॉयर को सूट नहीं करता, जब वो डिसएग्री करता है, तो एम्प्लॉयर अपीलेट अथॉरिटी के पास अपील फाइल कर सकता है। ये स्टेप इंश्योर करता है कि एम्प्लॉयर को अपनी बात रखने का लीगल राइट मिले। नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंट एप्लीकेशंस। एम्प्लॉयर एक फ्रेश एप्लीकेशन फाइल कर सकता है अगर वो मॉडिफिकेशन या क्लैरिफिकेशन चाहता हो। मतलब अगर एग्जिस्टिंग स्टैंडिंग ऑर्डर्स में कोई पॉइंट एम्बिगियस या आउटडेटेड हो, तो एम्प्लॉयर ऑफिशियली रिक्वेस्ट कर सकता है कि उसका क्लैरिफिकेशन या उसे चेंज किया जाए, मीन्स उस जो पॉइंट जिस पॉइंट पर उसको कन्फ्यूजन है उसे क्लियर किया जाए। नेक्स्ट इज एग्रीमेंट, मीन्स म्यूचुअल मॉडिफिकेशन। एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज या उनके रिप्रेजेंटेटिव म्यूचुअल एग्रीमेंट के थ्रू स्टैंडिंग ऑर्डर्स में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स ध्यान रखें कि ये मॉडिफिकेशन सर्टिफिकेशन के सब्जेक्ट पर होती है, यानी सर्टिफाइंग ऑफिसर को अप्रूव करना जरूरी है। इससे एम्प्लॉयर एंड वर्कर्स के बीच कोऑपरेटिव सोल्यूशन निकालने का चांस मिलता है। नेक्स्ट इज फाइनलिटी ऑफ द अपीलेट अथॉरिटी डिसीजन। अब हम देखते हैं, ये बताते हैं कि अपीलेट अथॉरिटी का डिसीजन फाइनल एंड बाइंडिंग होता है। इसका मतलब है कि एक बार अपील के बाद उस डिसीजन के अगेंस्ट और अपील नहीं चल सकती। मीन्स अगर एक बार एम्प्लॉयर सर्टिफाइंग ऑफिसर के डिसीजन के अगेंस्ट अपील करता है, बाद में जो अपील में डिसीजन आता है, अपील में आए डिसीजन के अगेंस्ट और कोई अपील नहीं हो सकती। ये वर्क प्लेस में स्टेबिलिटी और डिसिप्लिन मेंटेन करने में हेल्प करता है। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि नेचर एंड इफेक्ट ऑफ सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर क्या है। हमने देखा कि स्टैंडिंग ऑर्डर्स क्या होते हैं, मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स क्या होते हैं, फिर उसका ड्राफ्ट रिलेटेड देखा, सर्टिफिकेशंस कैसी होती है, अगर कोई अमेंडमेंट करनी है तो वो कैसी होती है, अगर सर्टिफाइंग ऑफिसर के डिसीजन से आप सहमत नहीं हैं तो उसके अगेंस्ट कैसे अपील होती है, वो सारा प्रोसेस देखा। अब हम इन सेक्शंस का नेचर एंड इफेक्ट देखेंगे कि सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर्स का क्या नेचर एंड इफेक्ट है। स्टूडेंट, सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर्स लीगल बेसिस पर बाइंडिंग रूल्स हैं जो इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में एम्प्लॉयमेंट एंड कंडक्ट को रेगुलेट करते हैं। ये दोनों तरफ के राइट्स एंड ड्यूटीज डिफाइन करते हैं, मीन्स एम्प्लॉयज़ को रूल्स फॉलो करने होते हैं और अपना कंडक्ट सही रखना होता है। एंड ऑन दी अदर साइड एम्प्लॉयर्स को रूल्स फेयर तरीके से इन्फोर्स करने, वेजेस देने और वर्क प्लेस सेफ्टी इंश्योर करने की जिम्मेदारी होती है। एक बार सर्टिफाइड होने के बाद स्टैंडिंग ऑर्डर्स का बाइंडिंग इफेक्ट होता है और उन्हें ओरल एविडेंस से कंट्राडिक्ट नहीं किया जा सकता। स्टैंडिंग ऑर्डर्स को मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 के फर्स्ट शेड्यूल के अकॉर्डिंग तैयार किया जाना चाहिए और ये दोनों पार्टीज के लिए मैंडेटरी होते हैं। इनका पर्पस फेयर और रीजनेबल प्रोविजंस देना है, जिससे एम्प्लॉयर के अथॉरिटी एंड एम्प्लॉयज़ के राइट के बीच एक बैलेंस बना रहता है। साथ ही में स्टूडेंट सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर्स होते हैं जो वो किसी भी इनकंसिस्टेंट इंटरनल पॉलिसीज को ओवरराइड नहीं करते हैं जब तक उन्हें लीगल प्रोसीजर के थ्रू मॉडिफाई ना किया जाए। इस तरह ये स्टैट्यूटरी सुपरमेसी और इन्फोर्सेबल नेचर एस्टेब्लिश करते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं लास्ट पॉइंट आर डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस एंड पेनल्टीज, दैट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 38 एंड 39। मीन्स अगर किसी सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर्स या उसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर डिस्प्यूट होता है तो उसे डिस्प्यूट को सर्टिफाइंग ऑफिसर के पास रेफर किया जाता है। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन और पेनल्टी के प्रोविजन सेक्शन 38 और 39 के अंडर सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर्स के सही इम्प्लीमेंटेशन और कंप्लायंस को इंश्योर करते हैं। सेक्शन 38 के अकॉर्डिंग अगर किसी स्टैंडिंग ऑर्डर या उसके एप्लीकेशन को लेकर डिस्प्यूट होता है तो वो डिस्प्यूट सर्टिफाइंग ऑफिसर के पास रेफर किया जाता है। मतलब सर्टिफाइंग ऑफिसर दोनों पार्टीज एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज को सुनने के बाद अपना एक बाइंडिंग डिसीजन देता है जो दोनों के लिए मैंडेटरी होता है, मीन्स दोनों पार्टी के लिए उसको फॉलो करना जरूरी होता है। इसका एग्जांपल ये है कि अगर किसी एम्प्लॉइज पर डिसिप्लिनरी एक्शन उसके स्टैंडिंग ऑर्डर के अगेंस्ट लगाया गया हो तो सर्टिफाइंग ऑफिसर उस एक्शन को रेक्टिफाई या मॉडिफाई कर सकता है सो दैट कि स्टैंडिंग ऑर्डर्स के जो नॉर्म्स हैं एंड प्रोसीजर हैं उसको फॉलो किया जाए। सेक्शन 39 के अंडर सर्टिफाइंग ऑफिसर को ये राइट दिया गया है कि वो एग्जिस्टिंग स्टैंडिंग ऑर्डर्स में अमेंडमेंट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। फर्स्ट इज एम्प्लॉयर एंड
एम्प्लॉयज़ की कंसेंट लेना ज़रूरी है और जो भी अमेंडमेंट्स किए जाएँ वो फर्स्ट शेड्यूल के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होने चाहिए, सो दैट स्टैंडिंग ऑर्डर स्टैट्यूटरी एंड मॉडल स्टैंडर्ड्स के साथ कंप्लाई करें। अगर सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर्स को फॉलो ना किया जाए तो पेनल्टी और लीगल एक्शन अंडर इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 के अंडर लीगल एक्शन लिया जा सकता है, पेनल्टी इम्पोज करी जाती है। नॉन कंप्लायंस पर फाइन्स, प्रोसिक्यूशन या डिसिप्लिनरी मेजर इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं जो इंश्योर करते हैं कि स्टैंडिंग ऑर्डर्स का इन्फोर्समेंट इफेक्टिव और लीगली बाइंडिंग रहे। इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है, हम एक केस लॉस के थ्रू देखते हैं, जैसे कि हमने ऑलरेडी देखा है ये केस लॉ फायरस्टोन टायर्स एंड रबर कॉर्पोरेशन वर्सेस मैनेजमेंट का केस, जिसमें कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि सर्टिफाइंग ऑफिसर का रोल सिर्फ स्टैंडिंग ऑर्डर्स को सर्टिफाई करने तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि वो फेयर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एंड कंप्लायंस को भी इन्फोर्समेंट करते हैं। इसी तरह सर्टिफाइंग ऑफिसर का इंटरवेंशन डिस्प्यूट को टाइमली, जस्ट और इक्विटेबल वे से सेटल करने में हेल्प करता है, जिससे दोनों पार्टीज के राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बैलेंस में रहें और इंडस्ट्रियल हार्मनी मेंटेन हो। सो स्टूडेंट्स, अप टू हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर टुडेस कांसेप्ट ऑफ द स्टैंडिंग ऑर्डर। सो नाउ लेट्स बी कंक्लूडेड। सेक्शन 28 से 39 तक स्टैंडिंग ऑर्डर्स को रेगुलेट करते हैं, जिससे एम्प्लॉयर एंड वर्कर्स के राइट्स और ड्यूटीज क्लियर हो जाते हैं। ये प्रोविजंस इंडस्ट्रियल हार्मनी, डिसिप्लिन और ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करते हैं और डिस्प्यूट को प्रिवेंट करते हैं। प्लस प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन से वर्कप्लेस में म्यूचुअल ट्रस्ट और इंडस्ट्रियल पीस मेंटेन होते हैं। सो स्टूडेंट्स, अप टू हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर टुडेस टॉपिक ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, दैट इज स्टैंडिंग ऑर्डर। If you have any doubt if you have any doubt related to any other topic or any other subject, you can comment me in comment box, or otherwise you can DM me on my Instagram channel, जो लिंक इंस्टाग्राम चैनल की है वो बायो में दी गई है। वैसे भी सेम ही चैनल का यूज़र नेम सेम ही है जो यूट्यूब के है, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन देयर। तो मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। स्टे कनेक्टेड टू आवर चैनल एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।